अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन का, और टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी हवा को पोल्यूट कर दे और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हों हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ पोल्यूटेंट है। Pollutants are the contaminants that get introduced into the natural environment beyond permitted limits and cause deleterious effects। इसका मतलब ये है कि pollutants वो contaminants हैं जो कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आ जाते हैं बियॉन्ड परमिटेड लिमिट्स, मतलब अपनी जो नॉर्मल लिमिट है उससे एक्सीड कर जाते हैं और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, डेलेटेरियस इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं, तो उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। उसके बाद पोल्यूटेंट्स को बहुत सी बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन की यहाँ पे हम 3 बेसिस डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक पार्टिकुलेट्स और दूसरे गैशियस कंटेमिनेंट्स। पार्टिकुलेट्स के अंदर दोनों ही सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और पार्टिकुलेट्स अगर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स दोनों ही एयर के अंदर मौजूद हों तो हम उनको कलेक्टिवली एक टर्म का नाम दे देते हैं जो कि है पार्टिकुलेट्स। उसके बाद जो पार्टिकुलेट्स हैं वो लार्ज अमाउंट के अंदर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं पार्टिकुलेट्स की डिफरेंट टाइप्स, क्या क्या पार्टिकुलेट्स के अंदर आ सकता है। सबसे पहले है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम SPM का नाम देते हैं। SPM के अंदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि अर्थ की सरफेस के ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड और लिक्विड के, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास रिस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम कहते हैं RPM। RPM इन पार्टिकुलेट्स का जो साइज़ है वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमारी सांस की नाली तक पहुंच सकते हैं, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करने की वजह से ये जो पार्टिकुलेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा थॉरली स्टडी किया गया है, और इन पार्टिकुलेट्स को रिमूव करने का जो मेथड है वो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे पास डस्ट। डस्ट के अंदर भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि कोलॉइड से लार्जर होते हैं। उनका साइज़ जो कोलॉइडल पार्टिकल से कंपैरिजन किया जाए तो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ लार्ज होता है। ये भी टेम्परेरीली सस्पेंड हो सकते हैं एयर के अंदर और दूसरी गैसेस के अंदर, लेकिन ये जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होते, बल्कि सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एरोसोल्स की। एरोसोल्स के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल से बताया है। एरोसोल भी सस्पेंशन है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का, और उनकी जो फॉलिंग वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। उसके अलावा अगर हम एरोसोल के पार्टिकल का साइज़ देखें तो वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़ है इसके पार्टिकल्स का। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे पास स्मोक। स्मोक के अंदर फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से पैदा होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन चाहे वो वुड की हो, कोल की हो, टोबैको की हो, इसके अंदर मेनली कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं स्मोक के अंदर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी तो
वो पार्टिकल हो गया किसी फैक्ट्री से स्मोक की इमिशन हो रही है, तो वो ज़्यादातर मेनली इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स होंगे और कंबस्टेबल मटेरियल के कंपाउंड्स होंगे। अगर इनका साइज़ देखा जाए तो ये 0.5 से 1 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर होते हैं। ये इनका डायामीटर है जी स्मोक के पार्टिकल्स का। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है फ्यूम। फ्यूम्स की बात करें जैसे परफ्यूम, उनके अंदर भी फ्यूम्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड मटेरियल के। फ्यूम के अंदर मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ज़्यादातर, और मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जिंक के और लेड के। बनते कैसे हैं ये सॉलिड मटेरियल की जो वाटर वेपर्स या कंडेंसेशन के प्रोसेस से जो वेपर्स बनेंगे उनकी वजह से ये फ्यूम्स बनते हैं। उसके बाद फ्यूम्स जो है सब्लिमेशन के प्रोसेस से भी बनते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से भी और कैल्सिनेशन के प्रोसेस से भी। सब्लिमेशन बॉयलिंग के प्रोसेस को कहते हैं, और डिस्टिलेशन जिसके अंदर हम पेट्रोल की डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं जैसे कैरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, डीजल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा कैल्सिनेशन, कैल्शियम फॉर्मेशन का भी एक प्रोसेस है जिसको कैल्सिनेशन कहते हैं। साइज़ रेंज देखी जाए तो 0.03 से 0.3 माइक्रोमीटर इनकी साइज़ रेंज है। नेक्स्ट है जी फ्लाई ऐश, राख, उड़ती हुई राख। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फाइनली डिवाइडेड होते हैं, नॉन कंबस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि उन गैसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि कोल से प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके अलावा इनके अंदर मिनरल्स और मेटालिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे जो कि बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं। और फ्लाई ऐश के अंदर डस्ट की, स्मोक की और फ्यूम्स की, तीनों की कैटेगरीज प्रेजेंट होंगी। मतलब इनके पार्टिकल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं डस्ट से भी सिमिलर होंगी, स्मोक से भी और फ्यूम से भी। साइज रेंज देखी जाए तो 1.0 से 1000 माइक्रोन मीटर इनका साइज रेंज है। इसके अलावा ये बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं। इनऑर्गेनिक, मेटालिक और मिनरल सब्सटेंसेस से भी इनकी प्रोडक्शन होती है फ्लाई ऐश की। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है मिस्ट की। मिस्ट के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि बनते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस से, ठीक है, और डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड होती है इनके अंदर। मिस्ट के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो 10 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर ये मिस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो विजिबिलिटी को ऑब्स्क्योर कर सकें, उसको ब्लर कर सकें, तो उन पार्टिकल्स को हम फोग का नाम देंगे। अगर मिस्ट की वजह से विजिबिलिटी जो है वो कम हो रही है तो दैट इज़ टर्म्ड एज फोग। नेक्स्ट आ जाती है स्प्रे। स्प्रे के अंदर पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड जो हम यूज़ करते हैं पौधों को या फसलों को बचाने के लिए पेस्ट अटैक से या फिर हार्मफुल वीड से, तो जो स्प्रे किए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी पार्टिकल्स का साइज़ 10 to 1000 माइक्रोमीटर है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास फिज़िकल स्टेट वाली में जो कि है गैशियस कंटेमिनेंट्स। ये गैशियस फॉर्म में होंगे कंटेमिनेंट्स, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी होते हैं और प्रेशर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एयर की तरह बिहेव करते हैं और सेटल डाउन नहीं होते एटमॉस्फेयर के अंदर। इनके अंदर एक वाइड वैरायटी आ जाती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक गैशियस मटेरियल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इनऑर्गेनिक गैसेस। इनऑर्गेनिक गैसेस में हमारे पास नॉक्शियस गैसेस हैं। नॉक्शियस गैसेस कहते हैं जी जो हमारे पास हार्मफुल गैसेस हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फ़र के
ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसेस जो हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक गैसेस में आ जाती हैं। नॉक्शियस गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया, नॉक्शियस का मीन होता है हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लेजेंट। ऑर्गेनिक गैसेस की बात करें तो उसमें है हाइड्रोकार्बन्स, फॉर्मेल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर पार्टिकुलेट्स भी होंगे और गैसेस भी प्रेजेंट होंगी। सबसे पहले इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, ये सब। उसके बाद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी आते हैं हमारे पास केमिकल्स की कैटेगरीज में। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। हैलोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। हैलोजन के अंदर आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हैलोजन कंपाउंड्स होंगे। हैलोजन जो है वो किसी और कंपाउंड के साथ बाइंड किए हुए होंगे। रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं वो प्रेजेंट होंगे, और ये जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हैं ये एयरबोर्न होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन की बेस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके अंदर दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास, एक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, दूसरे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी उस पॉल्यूटेंट को कहते हैं जिसका सोर्स आइडेंटिफिएबल हो सके। एक सिंगल आइडेंटिफिएबल सोर्स होता है, मतलब एक ही सोर्स होता है जिसको हम इजीली पहचान सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से रिलीज़ हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो कि केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, दो चीज़ों के कंबाइन होने की वजह से कोई नई चीज़ बन गई है, तो उसको हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहेंगे। जैसे फोटोकेमिकल स्मोक है, स्मोक के अंदर फोग और स्मोक दो चीज़ें हैं, इसीलिए ये फोटोकेमिकल स्मोक भी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट हो सकती है, ओजोन गैस, ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के तौर पर बिहेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, सोर्सेज क्या हैं पार्टिकुलेट्स के। सोर्सेज सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है कंबशन। पहला सोर्स है जी कंबशन। जलाने से पार्टिकुलेट मैटर, उनकी जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज होती है। कंबशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, वुड की, कोल की, इस तरह के मटेरियल की। उसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग, इनके अंदर लोडिंग एंड अनलोडिंग हो सकती है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो सकती है, जैसे मार्बल वगैरह की क्रशिंग और ग्राइंडिंग हो गई, रॉक्स की हो गई। कटिंग एंड फॉर्मिंग की वजह से जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी वजह से भी पार्टिकुलेट मैटर जो है वो बनता है। अर्थ मूविंग ऑपरेशंस हो गए, जैसे कि रोड की कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस, डैम्स की, माइनिंग का प्रोसेस हो गया, एग्रीकल्चर। उसके बाद मिसलेनियस, दूसरे इन सारे प्रोसेसेस के अलावा जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर हाउस क्लीनिंग आ गई, मड रोड क्लीनिंग आ गई, इंजन एग्जॉस्ट, ये सारे प्रोसेसेस जो है पार्टिकुलेट का एक सोर्स है। उसके बाद देखा जाए सोर्सेज क्या है गैशियस कंटेमिनेंट्स के। गैशियस कंटेमिनेंट्स की बात की जाए, एक तो हमारे पास आते हैं नेचुरल और दूसरे हमारे पास आते हैं मैन मेड। नेचुरल के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि जो हमारा लावा है वो फटता है और उसके बाद जो लावा और मैग्मा आता है वो प्रोड्यूस होता है, और उसकी वजह से, उनके इरप्शन की वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं
बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा लाइटनिंग आ गई, फॉरेस्ट की फायर्स आ गई, ठीक है। और बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स के अंदर पोलन्स भी आ सकते हैं, मोल्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा डस्ट माइट्स भी आ सकते हैं, पेस्ट की ड्रॉपिक हो सकती हैं, और जो बॉडी पार्ट्स के कंटामिनेंट्स, ठीक है जी, जो कि इंसान इनहेल कर सकता है, वो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आ सकते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग लग जाती है उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करें कि ट्यूबरक्लोसिस है, किसी को टीबी है, तो वो इंसान जब इनहेल करेगा गैस को या सांस लेगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा है तो वो भी। उसके बाद मैन मेड सोर्सेज में देखें तो कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ जाती है, केमिकल प्रोसेसेस इन इंडस्ट्रीज, इंसिनरेशन एंड सीवेज प्रोसेसेस। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।